स्वामी समर्थ रामदास सिंपल से सेज थे। स्वामी समर्थ गुरु दत्तात्रेय के अवतार हैं। अब मैं कह दूं मैं फलाना फलाना भगवान का अवतार हूँ, या हमारे रमण महर्षि भगवान के अवतार हैं, ठीक है, रहे होंगे, लेकिन उसको दुनिया तक किसने पहुँचाया? एक राइटर ने। आप लोगों को याद है ना, हमने रमण महर्षि की किताब पढ़ी, किसने लिखी थी वो? आर्थर ऑसबॉर्न ने। और आर्थर ऑसबॉर्न की वजह से ही मैंने साईं बाबा की भी बुक उठाई। वो एक राइटर की इतनी पावरफुल नज़र है और उसको लिख पाने की ताकत है कि वो एक भगवान को एज इट इज़ शब्दों के ज़रिए आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। नहीं तो आम आदमी जब भगवान को भी देखता है तो सोचता है तो आम आदमी है, एक राइटर ऐसा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं हाउ टू बी अ राइटर, लेखक कैसे बने। बड़ा अजीब चीज़ है, 2024 चल रहा है अभी, ढेर सारे कॉलेजेस दुनिया में खुल चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ प्रोफेशंस तो ऐसे हैं जिसमें खूब कंपटीशन है, खूब अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, जैसे डॉक्टर्स की प्रोफेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोफेशन मतलब जैसे IAS PCS के जॉब करते हैं वो लोग, इंजीनियर। लेकिन हम लोग राइटर बनना चाहते हैं, राइटर बनने का कोर्स कर रहे हैं। इसकी कोई बहुत कंपटीशन बहुत होंगे ज़रूर, कॉलेज भी होंगे, डिग्रीज़ भी होंगी। बल्कि हमने पढ़ा था अपनी एक सीरीज़ में हिडन टैलेंट में कि कैसे ऑथर खुद जब राइटर बनना चाहता था तो हार्वर्ड में एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता था राइटिंग का। लेकिन फिर भी ये एक ऐसा करियर है जो उनके लिए है जो खुद कुछ बताना चाहते हैं दुनिया को। ये करियर है और बड़ा सिंपल करियर है, आपको कागज़ कलम उठाना है और लिखना है। फिर भी बहुत कम लोग हैं। आप पूरे लखीमपुर में खोज लो, कम से कम 100 डॉक्टर्स मिलेंगे आपको, और अगर राइटर खोज लो तो कितने मिलेंगे? एक भी नहीं मिलेगा शायद मिल जाए, खोजो तो, बहुत कम। क्योंकि लिखना अपने आप में एक तो क्रिएटिव काम है, मतलब कोई ऐसा नहीं कर सकता कि आप पहले से तैयारी करके फिर लिखना शुरू कर दें। दूसरा, लिखने की तैयारी बड़ी मुश्किल है। एक लेखक होने के लिए, मैं जब प्रोफेसर मानस मुकुलदास से मिला था तो वो PhD के बच्चों को कृष्णमूर्ति पढ़ाया करते थे। मुझे लगा कि पक्का इन्होंने कोई ना कोई किताब लिखी होगी। उन्होंने केवल एक पतली सी बुक, और वो भी किसी संस्था के लिए लिखी थी, कोई कोचिंग सेंटर था उसके लिखी थी बस। मतलब जो लोग पढ़ते भी हैं वो भी लिखते कम नहीं हैं। लिखना अपने आप में दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो स्पिरिचुअल साधना हो सकती है, सिंपल जो भी चीज़ आपके मन में आ रहा है, आज आपने क्या जिया उसको देख करके उसको लिखें डेट के साथ। और दूसरा आपका करियर हो सकता है, किसी कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, बस लिखना शुरू कर दीजिए। कबीर ऐसे ही बने। नहीं, मॉडर्न नॉवेल भी कहता है कि राइटिंग के लिए कुछ बार नहीं है, कोई भी बन सकता है। रामचरितमानस के लिए क्या आपको लगता है कॉलेज गए थे वो? अवधि में लिख दी, कविता आई, लिखते गए। लेकिन आपके मन में कुछ होना चाहिए कि मैं दुनिया को कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे पास तो अब ढेर सारा चीज़ है बताने के लिए, किताबों में पढ़ते हैं वो भी बताना चाहता हूँ, और इसके अलावा जो मन में बातें आती हैं, कुछ क्लैरिटी आती है, वो भी बताना चाहता हूँ। आज ही मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, तो ज़ेनोविले के बारे में पूछ रहे थे। फिर बात करते करते मुझे समझ में आया कि वो ज़ेनोविले के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, वो अपने बारे में पूछ रहे हैं। और फिर वहाँ से बात शुरू हुई। जब हमारे पास कुछ किसी को गाइड करने के लिए बात होती है तब हम लिख सकते हैं। जैसे वो टॉपिक आज जब मैंने उनसे बात की तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है कि एक आदमी को केवल पैसे कमाने के ऊपर ही काम करना चाहिए, डॉक्टर खुद पूछ रहे थे, या अपनी आध्यात्मिक रास्ते पर भी चलना चाहिए। इसमें बहुत क्लियर मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये मैं आगे के वीडियोस में बात करूँगा। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू बिकम अ राइटर में। इस चैप्टर का नाम है प्रिपरेशन। तैयारी कैसे करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है तैयारी करने का, जब आप लिखना चाहते हैं, रीडिंग।
पढ़ना। कह रहे हैं हर एक सक्सेसफुल राइटर वो करता है, मतलब वो एहसानमंद है उस किताब को या उस ऑथर को जिसको उसने बचपन में पढ़ा था। वो बचपन की मेमोरीज़ हैं उसकी। नासीम तालिब बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने 3-4 बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं एकदम नए टॉपिक पर। कोई गेस कौन सी टॉपिक पे लिखा है? 4 टॉपिक है उसमें। एक टॉपिक तुम बताओ, फेमस वाला मत बताना। फूल्ड बाय रैंडमनेस। फूल्ड बाय रैंडमनेस मतलब कैसे लाइफ रैंडम है और उससे हम लोग फूल्ड हो जाते हैं, चाहे तो हम बच सकते हैं। दूसरा कोई? एक तो उसकी बहुत फेमस बुक है यार, इतनी मोटी सी बुक है, पिंक कलर की बुक है, माइंड के ऊपर है, एंटी करके नाम है उसका। हाँ, एंटी फ्रेजाइल। और तीसरी बुक स्किन इन द गेम। अगर किसी काम को करना है तो तुम्हारी चमड़ी होनी चाहिए। और बताते हैं उसी बुक में, सब बुक्स में बताते हैं बचपन में वो कॉलेज वॉलेज बंक करके अपने घर में बेसमेंट में किताबें ला के पढ़ते रहते थे, खूब पढ़ते थे। तो मैथमेटिशियन हैं और वर्ल्ड क्लास ट्रेडर हैं स्टॉक मार्केट के। क्वांट हैं जो मैथमेटिक्स को यूज़ करता है अपने जीनियस को पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट से। तो कह रहे हैं बुक्स आर इसेंशियल फॉर क्रिएटिव माइंड। किताबें बहुत ज़रूरी हैं क्रिएटिव माइंड के लिए। अ गुड रीडर बिकम्स गुड राइटर। केवल एक अच्छा रीडर ही एक अच्छा राइटर बन सकता है। तो ये समझिए कि किताब पढ़ना जैसे किसान अपना खेत जोतता है उतना ही इम्पॉर्टेंट है एक किताब पढ़ना। आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो आप अपने माइंड को जोतते हैं लिखने के लिए। हमारे रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं जब मैं बचपन में जिस किताब ने मुझे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था वो चार्ल्स डिकन नाम के बहुत फेमस राइटर थे। उनकी किताब डेविड कॉपरफील्ड नाम की किताब है। ये उनकी अपनी लाइफ में से निकली हुई है, ऑटोबायोग्राफिकल की नॉवल है और शायद उनकी सबसे ज़्यादा बची हुई चलती हुई अब तक लोग इस किताब को पढ़ते हैं। डेविड कॉपरफील्ड, जो उसके कैरेक्टर्स लोगों को अभी भी याद हैं। डेविड एज अ स्मॉल बॉय लूजेज अ पेरेंट। डेविड जो उस बुक में डेविड कॉपरफील्ड किताब का नाम है, उसमें डेविड एक छोटा सा बच्चा था और वो अपने पेरेंट्स को खो देता है, माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं। देन ही इज़ क्रूअली डेल्ट विथ बाय अ विशियस स्टेप फादर। बहुत सिंपल सी कहानी है। उसके माँ बाप ने उसको, एक सौतेला बाप था, वो उसको बहुत टॉर्चर करता था। इज़ पुट टू वर्क इन अ फैक्ट्री। उसको फैक्ट्री में काम कराता था। रन्स अवे, फिर ये भाग जाते हैं। एंड फाइंड्स शेल्टर विथ एक्सेंट्रिक आंट। और भाग करके अपनी थोड़ी सनकी आंटी के पास पहुंचता है, आंटी और अंकल के पास। एंड ग्रोज टू बिकम अ सक्सेसफुल राइटर। और बड़ा होकर के एक सक्सेसफुल राइटर बन जाता है। ये उन्हीं की कहानी है, चार्ल्स डिकन की। ये बचपन में पढ़ा था किसने? रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड कहते हैं इनकी कहानी और मेरी कहानी काफ़ी एक जैसी है, इसलिए मैंने उनको अपना मॉडल बना लिया। इतना हद तक कि जैसे ये भाग गए थे अपने घर से, एक बार मैं भी अपने घर से भाग गया था। हैविंग रन आउट ऑफ पॉकेट मनी। और मेरे पास पॉकेट मनी था नहीं, पैसा नहीं बचा था। ये अपने बारे में थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं, बोलते मैं भी घर से भाग गया था, पैसे मेरे ख़त्म हो गए थे। तो ये नहीं लिखा है कि वापस आ गए। आई वॉज वेरी प्रैक्टिकल डेविड। मैं उसी बच्चे की तरह था लेकिन बहुत प्रैक्टिकल था, मतलब भूखों मर रहा हूँ ऐसा नहीं था। आई डेंट बिलीव इन स्टेइंग हंग्री फॉर लॉन्ग। मैं बहुत दिनों तक भूखों नहीं रहना चाहता था। एंड वाई शुड राइटर्स गो हंग्री। और क्यों लेखक लोग भूखे क्यों रहें? अगर आप थोड़े भी अच्छे हैं तो आप अपने पेन से पैसा कमा लोगे, जैसे मैंने 70 साल से कमाया है। कुछ किताबें जो उन्होंने डेविड कॉपरफील्ड की पढ़ी हैं उसमें आता है निकोलस निकलबाई। सॉरी, डेविड कॉपरफील्ड तो उसके बुक का नाम है, डेविड कॉपरफील्ड बुक का नाम है और इनका नाम चार्ल्स डिकन। हाँ, चार्ल्स डिकन की कुछ किताबें हैं। निकोलस निकलबाई, पिकविक पेपर्स, आवर म्यूचुअल फ्रेंड्स। Dickens had a great gift of creating characters, some larger than life. आप लोगों ने तो वो किताब पढ़ी होगी, रामचरितमानस, मतलब पढ़ी नहीं होगी, कहानी सुनी होगी, है ना? सुनी है। उसके किसी कैरेक्टर का नाम बताइए जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स हो। रामचरितमानस राम की कहानी है। हनुमान है, वेरी गुड, हनुमान। राम खुद हैं, जामवंत हैं। उसमें तो ढेर सारे, ये सुनिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स। मतलब आजकल यूट्यूब में ढेर सारे ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें बोलते हैं भगवान हनुमान जी आज भी जिंदा हैं उस किताब की बदौलत। उस किताब में लोगों को ऐसा भरोसा दिला दिया। हो सकता है ना हो, मैंने तो नहीं देखा,
आप लोगों ने भी देखा नहीं है, लेकिन रामचरितमानस है या रामायण है, इन किताबों के ज़रिए दुनिया को उन्होंने, हनुमान जी को, राम को, जामवंत को, इन सबको लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर की तरह दिखाया। ऐसे ही किताबों से तो जिंदा हैं, भगवानों की कहानी नहीं तो और कहाँ से रहेगी। डेविड कॉपरफील्ड ने ढेर सारे ऐसे कैरेक्टर्स बनाए जो लार्जर देन लाइफ है। आपकी ये फिल्म थी बाहुबली, उसमें बाहुबली खुद, अमरेंद्र बाहुबली लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है, जिसमें 10-10 लोगों के साथ अकेले लड़ाई कर लेता है। अमिताभ बच्चन के, जंजीर के अमिताभ बच्चन जी, नार्निया में असलन था। नार्निया में असलन था एक शेर जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है। तो ऐसे लोगों को लोग लिखते हैं, कैरेक्टर लिखते हैं, तब जाकर के वो बनते हैं। बोल रहे हैं इसमें अजीबो गरीब सीन्स हैं इनकी किताब में। जैसे कि एक डेविड था जो घर से भाग गया था, वो अपनी आंट के घर पहुंचा तो उसकी आंटी गधों को अपने गार्डन से भगा रही थी। और ऐसे ही मिस्टर मेकाबर एक कैरेक्टर है जो उसके अपने पिताजी के ऊपर हैं, जो उसके पिताजी मारते थे। एंटरिंग हिज होम थ्रू द स्काई लाइट, वो उसके घर में, स्काईलाइट क्या होता है, स्काईलाइट से उसके घर में घुसे इन ऑर्डर टू अवॉइड हिज क्रेडिटर्स, ताकि लोग जो लोन ले चुके हैं उनसे बचने के लिए। स्काईलाइट मुझे लगता है कोई वो होगा ऊपर का छज्जा, ऊपर का छत, जो खुली हुई खिड़की टाइप का। हाँ, दरवाजे से नहीं घुस रहे हैं, चुपके से कहीं और से घुस रहे हैं। अब इस तरह की कहानियाँ हम लोगों के सामने बड़ी मुश्किल हो गया, मतलब हम लोग नहीं करेंगे भाई। कोई किसी से लोन ले रखा है तो हम जाके भैया उसको सॉरी वॉरी बोल देंगे, लेकिन इसके पिताजी सीढ़ी पाइप से चढ़ करके ऊपर छज्जे से, बचपन में मैं करता था, बचपन में गेट से चढ़कर, बालकनी से चढ़कर मैं अपने घर में घुस सकता था। 1-2 बार मैं किया भी हूँ, एक बार घर छोड़ के भागा भी है ऐसे में। तो खैर शायद मैं भी आउट लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर हूँ, क्या पता। आप लोगों को शायद मेरी बातें समझ में नहीं आती होंगी, क्योंकि अभी तक हम लोग लेखक नहीं हैं, और लेखक की जो परेशानी है हमारी परेशानी नहीं है। लेकिन हर एक प्रोफेशन में परेशानियां हैं। आज मेरी जिस डॉक्टर से बात हो रही थी, मुझे लग रहा था कि उनका लाइफ बहुत आसान है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर चुके हैं कि अब सीधे वो घुसेंगे नौकरी में और ऐसे बारिश होगी पैसे की। लेकिन वो कंफ्यूज्ड हैं। यहाँ पर राइटर्स के लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, या कह दीजिए मौका है, कि हम लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स बना सकते हैं। लार्जर देन लाइफ मतलब ज़िंदगी से बड़े कैरेक्टर्स, और उसी से लोगों को सालों के लिए नहीं, जनरेशन्स के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। स्वामी समर्थ रामदास सिंपल से सेज थे आज, लेकिन उसी डॉक्टर ने मुझे बताया स्वामी समर्थ गुरु दत्तात्रेय के अवतार हैं। अब मैं कह दूं मैं फलाना फलाना भगवान का अवतार हूँ, या हमारे रमण महर्षि भगवान के अवतार हैं, ठीक है रहे होंगे, लेकिन उसको दुनिया तक किसने पहुँचाया? एक राइटर ने। आप लोग को याद है ना, हमने रमण महर्षि की किताब पढ़ी, किसने लिखी थी वो? आर्थर ऑसबॉर्न ने। और आर्थर ऑसबॉर्न की वजह से ही मैंने साईं बाबा की भी बुक उठाई। वो एक राइटर की इतनी पावरफुल नज़र है और उसको लिख पाने की ताकत है कि वो एक भगवान को एज इट इज़ शब्दों के ज़रिए आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। नहीं तो आम आदमी जब भगवान को भी देखता है तो सोचता है तो आम आदमी है। एक राइटर ऐसा नहीं होता, वो देखता है। ओपन एनी बुक ऑफ डिकन्स एंड द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ यू विल हैव यू अंडर इट्स स्पेल। ये एक क्वालिटी ऑथर की होनी चाहिए। कह रहे हैं डिकन्स की कोई भी किताब आप खोलिए और पहले पैराग्राफ में ही विल हैव यू अंडर इट्स स्पेल, मतलब अपने वश में कर लेगा, वो कब्जे में कर लेगा। जैसे कोई फिल्म हो, आप शुरू के 2-4-10 मिनट देखें फिर अटक जाएं। मुझे याद है जब हम लोग वहाँ यूक्रेन में थे तो वहाँ कोई थिएटर वेटर नहीं था, अपने घर में पिक्चर देखते थे। ढेर सारी फिल्में थी मेरे पास, दोस्तों से डाउनलोड करके देख लेते थे। इतनी ढेर सारी फिल्में थी कि अगर शुरू के 5-10 मिनट में वो फिल्म पसंद नहीं आई, रिजेक्ट, दूसरी लाओ। कम से कम 100 फिल्में मेरे पास पड़ी थी, और उसी में एक सिंपल सी पिक्चर थी भेजा फ्राई। भेजा फ्राई का नाम सुना है? सिंपल, उसमें कोई बड़ा कैरेक्टर, कोई बड़ा हीरो हीरोइन नहीं था, कोई बहुत स्टार कास्ट बहुत बड़ी नहीं थी। उसमें एक आदमी जो सिंपल सा खुद पागल टाइप का है और अपने पागलपन का दूसरे के ऊपर बड़े मासूमियत से
दिखाता है। जैसे बस में जा रहा था और अपने दोस्त को, बगल वाले को दिखा रहे, देखिए देखिए मेरी किताब देखिए, मैं बचपन में गाता था, मैंने उसकी कॉपी बनाई है, मैंने फ़ोटो बनाई है। और बचपन वो बगल वाला बेचारा बोलता अरे यार परेशान कर रहा है, सुन नहीं दे रहा है। लेकिन उस कैरेक्टर को देखा तो अभी तक मेरे दिमाग में वो कैरेक्टर बैठा है और मैं आपसे बता रहा हूँ। इतना बेशरम, लेकिन मासूम बेशरम। आप उस फिल्म को देखेंगे तो आप उस कैरेक्टर को कभी भूल नहीं सकते। मासूम और ज़िद्दी और मासूम, कहीं ना कहीं ऐसा हमको भी होना चाहिए अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं तो। ज़िद्दी और मासूम। तो कह रहे हैं किसी भी तरह की कोई भी किताब डिकेंस की खोल लीजिए और आप पहले पैराग्राफ में उनके स्पेल में आ जाएंगे, उसके कब्जे में आ जाएंगे। आप मंत्र, जब आपके ऊपर मंत्र डाल देगा ऐसा लगता है। हियर आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ आवर म्यूचुअल फ्रेंड्स। एक छोटा सा आपको जायज़ा दिखा रहे हैं। एक किताब लिखी है चार्ल्स डिकन ने, आवर म्यूचुअल फ्रेंड्स, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड, हम सबके दोस्त, किताब का नाम है। और पहले पैराग्राफ में क्या लिखा है, ये कह रहे हैं हमारा टाइम है, इन दीज टाइम्स ऑफ आवर्स। अगर आप ये पूछते हैं कौन सा साल चल रहा है, उसकी चिंता मत करिए। दो कंसर्निंग एग्जैक्ट ईयर्स देयर इज़ नो नीड टू बी प्रिसाइज। 2024 है, 2023 हो सकता है, 2025 भी हो सकता है, ईयर की चिंता मत करिए। अ बोट ऑफ डर्टी एंड डिसरिप्यूटेबल अपीयरेंस, एक बोट दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? बोट। बोट माने नाव। कैसी दिख रही है? डर्टी। और डिसरिप्यूटेबल मतलब जर्जर, इज्जत नहीं, जर्जर। जैसी नाव में हम लोग बैठे थे वहाँ, जब गंगा जी गए थे, डर लग रहा था भैया डूब जाएंगे, वैसी जर्जर नाव थी विथ 2 फिगर्स इन इट। और उसके अंदर 2 लोग थे और वो थेम्स नदी है, उस पर वो तैर रही थी। कहाँ से कहाँ तक? एक तो साउथ वार्क ब्रिज था जो कि लोहे का बना है, और लंदन ब्रिज जो कि पत्थर का बना है। एज एन ऑटम इवनिंग इज़ क्लोजिंग इन, और ये वो टाइम है जब ऑटम की शाम ढल रही है। ऑटम मतलब पतझड़ का मौसम है। सब कुछ एक फ़ोटो बना दिया, एक जर्जर नाव एक नदी के ऊपर, और शाम का टाइम है, बारिश ख़त्म हो चुकी है, मतलब पतझड़ आ रही है। There in the few lines, just one paragraph, you have setting for the story London and the river. इस एक लाइन में, एक ही लाइन का है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ एक लाइन है। इसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें बता दी आपको। You have setting for the story, कहानी की एक सेटिंग होती है। जब किसी को कहानी बताया जाता है तो उसमें लंदन बता दिया, नदी बता दी, द टाइम ऑफ द ईयर्स, कब का टाइम है, ऑटम का टाइम है, वो भी बता दिया। और आपके मन में एक बात भी आ गई, 2 लोग हैं जर्जर नाव पे, तो आपके मन में एक तरह की वो आ गई, मिस्ट्री आ गई, कैसे लोग हैं यार, कहाँ जा रहे हैं। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर रीड ऑन, और अगर आपको जानना है कि और क्या हुआ तो पढ़िए। ये होता है सेटअप। अभी हम लोगों ने अपनी वीडियोज़ में चालू किया है। हम लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, आप अगर उस वीडियो को 2-3 मिनट देखा आपने, आपको समझ में नहीं आया क्या बात हो रही, तो आप छोड़ देंगे। यहाँ तो आपको समझ में आता है, क्योंकि हर एक वीडियो का सेटअप कल था। कल हम लोग आए थे, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ रमन महर्षि, कृष्णमूर्ति, हमने ये किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ी, अलजेब्रा ऑफ वेल्थ, वो चीज़ें आप पहले से जानते हैं, उसका सेटअप बन चुका है। लेकिन यहाँ पर किताब में, किसी भी वीडियो में सेटअप बनाना पड़ता है, तो ये एक सेटअप है, बहुत अच्छे से सेटअप बनाते हैं। अ फेमिलियर सेटिंग, यू मस्ट नो अ प्लेस बिफोर यू राइट अबाउट इट। अगर ऑथर कह रहे हैं, अगर आप किसी जगह के बारे में लिखना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। यू मस्ट नो अ प्लेस बिफोर यू राइट अबाउट इट। रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं, मैं हमेशा यंग राइटर से कहता हूँ, अगर तुम कोई किताब लिखना चाहते हो, कोई नॉवल लिखना चाहते हो, कोई कहानी लिखना चाहते हो, तो उस जगह के बारे में लिखो जिसको तुम जानते हो। राइट अबाउट योर होम टाउन, द प्लेस वेयर यू ग्रू अप। अपने बचपन के होम टाउन के बारे में लिखो, जहाँ पर तुम बड़े हुए। योर इमीडिएट नेबरहुड, तुम्हारे आस पड़ोस के, जहाँ तुम्हारे आस पड़ोस को तुम जानते हो। आज 2 घटनाएँ हुई हमारे पड़ोस में, हमारे घर में, जो लिखने लायक हैं। 2 घटनाएँ। एक तो हमारे यहाँ हनुमान जी आ गए थे, हनुमान जी ने घर में कुछ गंदगी भी कर दी थी। ये एक राइटर लिखना चाहेगा तो लिख सकता है, क्योंकि आस पड़ोस में हनुमान जी बहुत घूमते रहते हैं, बंदर बहुत घूमते रहते हैं। बल्कि 1 बार तो 2 बार तो काट भी लिया है बंदर ने, है ना, 2 बार काटा है। एक बार तो फैज़ बेचारा गिर गया डर के मारे। और एक और घटना हुई आज, एक यहाँ शहर की मेयर हैं, चेयरमैन, गुजरी यहाँ से, तो डांट रही थी कि आप लोगों के मरीज़ों के मोटरसाइकिल रोड पर खड़े रहते हैं, उसको अंदर पार्क करिए, नहीं तो मुझे दिक्कत हो रही है। तो उस पर जब हम लोगों ने अपने मैनेजर साहब को समझाया कि
अब एक लड़के को बिठा दो वहाँ या स्वीपर को बिठा दो। तो मैनेजर साहब का जो उसको डील करने का तरीका था बहुत ही अच्छा था। इतनी खुश हो गई मैडम, बोलने लगी किसी काम का नहीं है आदमी। बोलने लगी मैडम बहुत बोलते हैं हम इन लोगों को, बहुत बोलते हैं, मानते ही नहीं हैं ये लोग, बस दिन भर बैठ के मोबाइल चलाते रहते हैं। तो ये एक राइटर के लिए आप दिलीप जी को एक कैरेक्टर देखिए, स्वीपर को एक कैरेक्टर की तरह देखिए। अब ऐसे मत देखिए आप कि वो लोग हैं, अब आप बन गए हैं राइटर। अब आपको इतिहास बनाना है, एक ऐसी कहानी लिखनी है जो ज़िंदगी भर लोग पसंद करें, देखें। आप वही कह रहे हैं कि आप जहाँ रहते हैं, आपके आसपास में जो हो रहा है उसमें से लिखिए, उसी में आप कैरेक्टर्स को पहचान पाएंगे। जैसे गुड़िया है, वो उसका अलग कैरेक्टर है, एकदम अलग। मिथुन जी का एकदम अलग कैरेक्टर है। अब उनको ध्यान से देखिए। और पता है एक बड़ी खास चीज़ है, अगर किसी कैरेक्टर को आप देखना शुरू कर देंगे तो आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो क्या करेगा। प्रेडिक्ट समझते हैं? उसका अगला मूव भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे मुझे गरिमा ने पिछले हफ्ते कहा था 21 तारीख को हम लोग मिलकर के वो डालेंगे, एक योगा डे पर एक प्रोग्राम करेंगे। तो मैं प्रेडिक्शन कर चुका था उसी समय, ये बात 2-3 दिन से ज़्यादा चलेगी नहीं। और मैंने उसी प्रेडिक्शन को सच करने के लिए बोलती है मैं तो तुम्हारे साथ कोलैब नहीं करूँगा। तो बेचारी का हुआ ही नहीं। मेरे भरोसे यहाँ इधर वो रखना चाहती थी क्या, बंदूक। देखिए आपको ही मालूम पड़ गया। और गोली चलाना चाहती थी, हमने अलाउ नहीं किया तो बना ही नहीं। अगर इसका अपना एक कैरेक्टर होता, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, लार्जर देन लाइफ। आज एक मैं और डॉक्टर निपी बात कर रहे थे, एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर सुनिए। मोदी नगर में जहाँ पर बड़ी मम्मी रहती थी बचपन में, वहाँ एक डॉक्टर हैं, स्किन के डॉक्टर हैं, जस्ट MBBS करके MD कर रहे थे, जस्ट पास किए थे। उनकी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट की पढ़ाई जस्ट कंप्लीट करके शादी कर लिए, कोर्ट मैरिज कर लिए, सामान वामान पैक करके वो लड़की ससुराल चली आई। धंड, अब मैं अपने घर रहूँगी। सास ससुर बोलते हैं अभी हमने तुम्हारी शादी की नहीं है, हमने तुमको एक्सेप्ट नहीं किया। बोलती एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या, हम यहीं रहेंगे, मेरा घर ही है। उसके ससुराल वालों ने मायके वालों को फ़ोन किया कि अपनी बेटी को ऐसे उठा के ले जाओ, उसकी शादी नहीं हुई है हमारे घर में। इस लड़की के मायके से लोग आए, 50 लोग, चलो चलो वापस चलो। बोलती है अगर मुझे किसी ने परेशान किया FIR कर दूंगी। वो चुपचाप मुंह दबा के चले गए। अब उस चीज़ को हो गया है ऑलमोस्ट 7-8 साल या 10 साल। उस बंदी ने अभी 2-3 करोड़ का मकान खरीदा है, अच्छी प्रैक्टिस कर रही है, सब खुश। ये है लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर। ये एक स्टोरी मैंने सुनी, मैंने आपको स्टोरी सुनाई, इसको हम पिरो सकते हैं। अगर बड़ी मम्मी को कहूँ तो मोदी नगर के एरिया से काफ़ी फेमिलियर हैं और उस कैरेक्टर के बारे में भी लिख सकती हैं। इसमें बहुत सी डिटेल्स आएंगी, क्योंकि मुझे बता रही थी वो नीचे रहती थी, जो डॉक्टर थी उनका ससुराल नीचे ही था, उसके ऊपर का मकान उनके ताऊ जी का था। तो भागे भागे जब वो लड़की आई घर में, बहू, भागे भागे ताऊ जी के पास गए, बोलते हम क्या करें जोशी जी। बोलते हम क्या जाने, अब उसकी शादी कराइए और क्या कर सकते हैं। आप लोगों को शायद याद नहीं, हमने अलजेब्रा ऑफ मनी में पढ़ा था, कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है, पैसा कमाना है। तो वीक कैरेक्टर वाले पैसा भी नहीं कमा पाते। तो कह रहे हैं आप अपने आसपास की पड़ोस वालों के बारे में लिखो, ऐसी चीज़ों के बारे में लिखो जिसकी चीज़ साइट आपको याद हो, जिसकी आवाज़ याद हो, जहाँ के लोग आपको याद हों, चाहे जंगली जानवर हों चाहे पालतू जानवर हों। यहाँ अक्सर रात को ढेर सारे पालतू जानवर आ जाते हैं, कुत्ते भौं भौं करते रहते हैं। जंगल हो, फैक्ट्रीज़ हो आपके आसपास में, बड़े बड़े रोड हैं चाहे छोटी मोटी रोड है, यू विल हैव अ मच बेटर चांस ऑफ ब्रिंगिंग योर वर्ल्ड टू लाइफ। क्योंकि जब आप लिख रहे हो तो आप अपने दिमाग की कहानी को सच बना रहे हो, जिंदा कर रहे हो। तो जो आपने देखा है उसी को ज़्यादा चांस है कि आप सच बना पाओगे दैन इफ़ यू आर राइटिंग फॉर डिस्टेंट अनफेमिलियर रियल्स। आप लंदन के बारे में लिख रहे हैं, इंग्लैंड के बारे में लिख रहे हैं, कभी जहाँ गए नहीं तो उसको मत लिखिए। फाइंड अ फेमिलियर सेटिंग। लिखने के लिए क्या खोजिए, फेमिलियर सेटिंग। फॉर डिकेंस इट वॉज लंडन। चार्ल्स डिकन लंदन से थे, इसलिए उनकी सेटिंग क्या थी, लंदन की। वो लंदन की गलियों को अच्छे से जानते थे, इसलिए वो उनके नॉवेल्स वहीं के बसलिंग और टेमिल्टस सिटी, मतलब भागा दौड़ की कहानियों में उनकी नॉवेल चलती थी। फॉर एमिली ब्रॉन्ट इट वॉज लोनली यॉर्कशायर मूर। और एमिली ब्रॉन्ट के बारे में हमने कल पढ़ा था, एक और ऑथर हैं, बहुत फेमस थी। उनके लिए एक टाउन था
यॉर्कशायर मूर, वहाँ से कहानी लिखती थी। फॉर थॉमस हार्डी इट वॉज वेसेक्स, ये जगह नहीं जानता, इस ऑथर का नाम सुना है मैंने। थॉमस हार्डी के लिए वेसेक्स था। और हमारे वो मुंशी प्रेमचंद कहाँ के थे? उन्होंने ढेर सारी कहानी लिखी हैं। मुंशी प्रेमचंद थे बनारस के गांव से थे, तो वहाँ गरीबी की ढेर सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, नॉवेल्स बहुत हैं, मैंने तो पढ़ी है, 2-3 नॉवल पढ़ी उनकी। टैगोर इट वाज रूरल बंगाल, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनका गांव का, बंगाल का गांव से के बारे में लिखते थे। और एक मेरे पर्सनल फेवरेट हैं R.K. नारायण, उनकी नॉवेल है मालगुड़ी, नाम सुना है? मालगुड़ी। उसकी फिल्में बनी थी, मतलब कार्टून टीवी सीरियल बनी थी। उसको देखकर मुझे लगता था जैसे मैं पहुंच गया उस गांव में, चौराहा, फिल्म थिएटर, एकदम लगता था जैसे 50 साल पहले आप पहुंच गए गांव में। प्रेमचंद इट वॉज अ विलेज इन इंडिया, मुंशी प्रेमचंद के बारे में कह रहे हैं, इंडिया का एक गांव था। फॉर V.S. नेपाल इट वॉज वेस्ट इंडीज़। फॉर जोसेफ कंड्रॉड इट वॉज सी विद द सी टू हिम। और एक जोसेफ कंड्रॉड हैं जो समुंदर को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उनकी किताबें समुंदर से आती थी। सो इफ़ यू वॉन्ट टू राइट अबाउट लाइफ इन अनदर लैंड यू मस्ट गो देयर एंड लिव देयर। इसलिए आप जिस किसी चीज़ के बारे में, किसी और जगह के बारे में लिखना चाहते हैं तो आपको वहाँ जाकर रहना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग फैंटेसी के बारे में लिखते हैं। फैंटेसी मतलब जो काल्पनिक कहानियाँ। यू मे विश टू गिव रेन टू योर फैंटेसीज, राइट अ फैंटेसी। आप हो सकता है अपने फैंटेसी को ढील देना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, लिखिए। बट रिमेंबर एलिस इन वंडरलैंड इज़ अ वेरी इंग्लिश बुक इन कैरेक्टर एंड एटमॉस्फियर। लेकिन याद रखिएगा, ये जो किताब थी, फैंटेसी की किताब थी एलिस इन वंडरलैंड, जिसमें एक लड़की होती है, पेड़ के अंदर दुनिया होती है, पेड़ के अंदर घुस जाती है, फिर पता नहीं कहाँ जाती है। ये सब का सब इंग्लिश बुक है, अंग्रेज़ के कैरेक्टर्स हैं और अंग्रेज़ी माहौल है। आप काल्पनिक बातें भी लिखेंगे तो भी वो जिस जगह पर आप हैं उसी से निकल के आता है। एक किताब है विज़र्ड ऑफ ऑज, ये अमेरिकन है पूरा माहौल, ये बता रहे हैं, तब मुझे एहसास हो रहा है कि ये अंग्रेज़ी है, ये अमेरिकन है। एक किताब है पिनाकियो, पिनाकियो में एक लड़का है, छोटा सा लकड़ी का बच्चा है, वो जब झूठ बोलता है तो उसकी नाक बड़ी हो जाती है, खूब लंबी लंबी नाक हो जाती है, तो वो इटालियन कहानी है। पंचतंत्र पंचतंत्र कहाँ की कहानी है? इंडियन कहानी है। अरेबियन नाइट्स कहाँ की कहानी होगी? अरेबिया की कहानी होगी। तो अगर आप फैंटेसी के बारे में भी लिख रहे हैं तो भी आपको रियलिटी के साथ में ताल्लुक़ रखना पड़ेगा। ये सब है काल्पनिक कहानियाँ, लेकिन इनका रूट कहाँ है? उन देशों में और उन जगहों में जहाँ पर ये ओरिजिनेट हुई, निकल के आई। यहाँ तक कि जो लोग साइंस के बारे में लिख रहे हैं वो भी अपने जड़ को छोड़ नहीं सकते। हर एक ऑथर को कहते हैं अपने पैरों को कहीं जमाना होता है, जड़ बनाना होता है, प्लांट करना होता है। तो अब से आप कुछ भी लिखें, आप सोचें कि मैं किस जगह को जानता हूँ, किन लोगों को जानता हूँ। कृष्णमूर्ति तो नेचर को, पहाड़ों को, नदियों को अच्छे से जानते थे, इसलिए लिखने से पहले वो पहले उसी के बारे में बात करते थे, बाद में लोगों के बारे में बात करते थे। अपने आप को राइटर बनने के लिए ट्रेन कैसे करें? अरे डॉक्टर बनना है तो जाके मरीजों को देखना पड़ेगा ना। डॉक्टर सिद्धांत अभी भी जाकर मरीज़ देख रहे हैं, तो हम लोग को राइटर बनना है तो कैसे ट्रेन करें? रोज़ 1 पेज लिखिए कम से कम, ये आइडियल होगा। बट डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, लेकिन अपने ऊपर बहुत हार्ड मत होइए। अरे नहीं लिखा तो चिल्लाइए मत अपने आप को। अगर आज नहीं लिखने का मन कर रहा है, सर दुख रहा है, तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, कल लिखो, लेकिन ब्रेक लंबा मत लो। ऐसा मत करो एक आज लिखा पेज, फिर 1 हफ्ते बाद दूसरा पेज लिखा, फिर 1 महीने बाद, तो भूल जाएंगे आप। ऐसे नहीं सीखेंगे। कोशिश करिए कि रोज़ 1 पेज लिखें। पहला रूल ये है राइटर बनने का, क्या? 1 पेज रोज़ लिखें। शुड वन हैव राइटिंग रेजिमेन? क्या हमको राइटिंग का कोई रेजिमेन होना चाहिए, कोई रूटीन होना चाहिए? इज़ देयर एनी पर्टिकुलर टाइम दैट इज़ मोर फेवरेबल फॉर राइटिंग? क्या कोई दिन का समय ऐसा है जो लिखने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है? अर्ली मॉर्निंग सूट्स मी बिकॉज देर आर फ्यू डिस्टर्बेंसेज देन। रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं मुझे तो सबसे अच्छा लगता है सुबह, क्योंकि लोग नहीं उठे होते तो डिस्टर्बेंस नहीं होता। लेकिन ये जो किताब लिख रहा हूँ ये मैं दोपहर में लिख रहा हूँ, बिकॉज आई फेल्ट द अर्ज टू राइट, क्योंकि मुझे बहुत अंदर से लगा कि मैं लिखूँ। समटाइम्स आई गेट अ ब्राइट आइडिया इन द मिडल ऑफ द नाइट। और कभी कभी कृष्णमूर्ति के साथ भी ऐसे ही होता था, बहुत अच्छा आइडिया मुझे रात को आ रहा है, बैठा हूँ आ रहा है तो लिखना शुरू कर देता हूँ। तो हो सकता है मैं रात को पूरी कहानी ना लिखूँ, लेकिन मैं उठ करके थोड़ा सा एक उसके ऊपर नोट बना लूँगा कि इस चीज़ पर मुझे लिखना है, ताकि वो भूलूँ ना। ऑलवेज कीप अ नोटबुक हैंडी स्पेशली व्हेन ट्रैवलिंग। और हमेशा एक नोटबुक अपने पास रखिए।
जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं खास तौर से, तब बहुत नए नए आइडियाज़ आते हैं। जैसी चीज़ें बदलती हैं ना, कुछ नयापन दिखाई देता है, बाहर भी और अंदर भी। मैं जब इस बार गया हूँ लखनऊ, वापस आया, उसी में मुझे अपने वेबसाइट पे काम करना था, पड़ गया, जुट गया। मैंने आज फ़ोन करके उसको चेंज भी कराया, एक नया पैटर्न डलवाया। अपने पास रखिए नोटबुक। इम्पॉर्टेंस ऑफ नोट्स, जो लोग राइटर होते हैं वो नोट्स बहुत बनाते हैं, कह रहे हैं नोट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं, मैं बैंक नोट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बड़े इंपॉर्टेंट होते ही हैं, हर किसी के लिए पैसा रुपया तो इंपॉर्टेंट होता ही है। हम लोग बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक तो होता था स्कूल की कॉपी जिसमें क्वेश्चन आंसर लिखते थे हम ताकि टीचर चेक करें, और एक होता था रफ़ जिसमें अपनी ही टाइम पास करते थे, कभी ड्राइंग बना रहे हैं, कभी उसमें से फाड़ करके हवाई जहाज़ बना रहे हैं, और कुछ चीज़ नोट्स बनाते थे रफ़। लेकिन अगर आप राइटर हैं तो जो आपका रफ़ नोटबुक था वो हो जाता है फेयर, क्योंकि आप उसको खुद ही के लिए लिख रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, एक राइटर के लिए एक एक पेज पैसे के बराबर है, एक आइडिया पूरी एक नॉवल के बराबर है। इसलिए उसको लिखिए, अपने पास रखिए। एक किताब है, सोमरसेट मैघम नाम की एक ऑथर है, किताब का नाम है अ राइटर्स नोटबुक। क्या नाम है किताब का? राइटर्स नोटबुक। किताब, हाँ, जो राइटर है उसकी कॉपी लड़का है। एक लड़का है, सोमरसेट। विलियम अच्छा। सोमरसेट मॉगम। ये अपने आप में बेस्ट सेलर बन गई। जो राइटर होता है ना, वो दुनिया को आंखों से नहीं देखता, किससे देखता है? थॉट से। वो दुनिया को देखता है, उसके बाद थॉट बनाता है। हो सकता है मैं अभी आपको देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है एक यंग लड़का जो परेशान है, मैंने लिया एक यंग लड़का जो परेशान है, लेकिन अचानक से एक अलग एंगल आया, एक यंग पैशनेट ज़िनोगी जो अपना सब कुछ छोड़ करके योग सीखना चाहता है, एक सेंटेंस आ गया। इसलिए आप अपने पास रखिए अपनी कॉपी। कह रहे हैं एक हैंडी कॉपी चाहिए आपके पास जिसमें आप अपने आइडियाज़ लिखें, अपने विचार लिखें, अपने ऑब्जर्वेशन लिखें, टर्न्स ऑफ फ्रेजेस। एक ही चीज़ को अब अलग अलग तरीके से जब आप लिखते हैं तो उसको बोलते हैं टर्न्स ऑफ फ्रेजेस। गुड वर्ड्स, अच्छे अच्छे वर्ड्स, लाइन्स दैट ही कैन यूज़ एट सम टाइम इन फ्यूचर। हो सकता है आपने कहीं पढ़ा किसी और किताब में या किसी के मुंह से सुना ऐसी कोई लाइन जो आपको लगेगा मुझे फ्यूचर में यूज़ करना है, तो आप उसको वहाँ यूज़ कर सकते हैं। शक्ति जी यहाँ आते थे जब, तो श्रीश छोटा सा था, इसकी मुझसे कुछ बात निकली, ऐसे ही बचपन की बातें, बोलते थे ये तो बड़ा अच्छा बोला इसने, इसको तो मैं किसी फिल्म में डायलॉग की तरह लिखूंगा। आपके आसपास के लोग ही आपको बताते हैं, वो अचानक से कोई दुखी है तो एक लाइन निकला। तो ऐसे फ्रेजेस लिख लीजिए जो आपको भविष्य में काम आएंगे। ऑल दिस इज़ लॉस्ट इफ़ इट इज़ नॉट स्टोर्ड अवे। ये सब चीज़ें खो जाएंगी अगर आप इनको स्टोर नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या थी? राइटिंग रूटीन नहीं, फेमिलियर चीज़ों के बारे में लिखो। दूसरी चीज़, अगर फैंटेसी के बारे में लिख रहे हो तो भी वो तुम्हारे ही आसपास की दुनिया के बारे में होगा। तीसरा, राइटिंग रूटीन, हर रोज़ लिखो, कुछ न कुछ एक पेज लिखो भले, और सुबह आमतौर पे सुबह लिखते हैं, दोपहर को या शाम को जब भी बहुत स्ट्रांग मन आए किसी चीज़ को लिखो। नोटबुक अपने पास रखो। अब नेक्स्ट चीज़, अगर आप राइटर हैं तो भगवान आपको बहुत अच्छा आइडिया देगा, ख़ास तौर से उस समय जब आप तैयार नहीं हैं, जब आपके पास नोटबुक नहीं है, नहाने गए हैं, टॉयलेट गए हैं, बैठे हैं, अरे बड़ा अच्छा आइडिया आ गया, टॉयलेट करते समय बड़ा अच्छा आइडिया आ गया, कहाँ से लिखेंगे? भूल जाएंगे। ऑथर कह रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, रात को अगर मैं नींद में झपकी ले रहा हूँ, अभी नींद ठीक से आई नहीं है, सोने की कोशिश कर रहा हूँ, अचानक से बहुत अच्छा आइडिया आ गया तो उसको तुरंत लिखता हूँ, नहीं तो भूल जाऊँगा। अपने पास एक कॉपी रखो, एक डायरी रखो अगर तुम पसंद है। ऑथर कह रहे हैं बहुत बार डायरी जब लिखो, डायरी में डेट होता है, तो आपको लगता है कि अच्छा इस तारीख को आज क्या किया। बोलते मेरा जो पहला नॉवल था वो मेरी डायरी पर ही बेस्ड था। डायरी आपसे ज़बरदस्ती लिखवाती है। रूम ऑन द रूफ, एक कमरा जो छत पे था, बट इट वेंट थ्रू एटलीस्ट 2 ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग टर्न इनटू नॉवल। लेकिन वो डायरी अपने आप में कंप्लीट नहीं हुई, उसको 2 बार मुझे लिखना पड़ा, तब जाके वो नॉवल बनी और छपी और बिकी। एंड द फिनिश्ड वर्क कंप्लीटेड 2 years लेटर। और वो किताब छपने में 2 साल लगे, और जब मैंने उसको कंप्लीट किया वो पूरी तरह से फिक्शन हो गया था। 2 तरह की किताबें होती हैं, एक फिक्शन मतलब जो काल्पनिक चीज़ें होती हैं, मैं भगवान से मिला, देवी देवता से मिला, एक शेर से बात की, एक पंचतंत्र की कहानी, ये सब फिक्शन है। एक गधे से एक आदमी बात कर रहा था, ये सब फिक्शन। फिक्शन मतलब सचमुच में ऐसा नहीं हो सकता। और एक होता है नॉन फिक्शन,
मतलब जिसमें वही चीज़ आप लिखेंगे जो होती है। जैसे ज़्यादातर किताबें जो हम लोग पढ़ते हैं वो सब नॉन फिक्शन है, हिडन टैलेंट नॉन फिक्शन है, थिंक अगेन नॉन फिक्शन है। तो कह रहे हैं मेरी जो किताब थी वो अल्टीमेटली नॉन फिक्शन बन गई। तो ऑडेस्ट टाइम मौके पर आपको कहानी आइडिया आएगा। ड्रीम्स टू, जैसे गरिमा लिखना चाहती है अपने सपनों को, सपने बड़े स्ट्रांग होते हैं। समटाइम्स आई रिकॉर्ड माई ड्रीम्स कैन बी टर्न इनटू स्टोरीज। कभी कभी ऑथर कह रहे हैं मैं अपनी ड्रीम्स को लिखता हूँ क्योंकि वो भी स्टोरी बन सकती है। सम स्टोरीज ग्रेट वंस आर ऑलमोस्ट एंटायरली ड्रीम्स। कभी कभी तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ पूरी तरह से सपने से ही आई हैं, जैसे एलिस इन वंडरलैंड, विजार्ड ऑफ ओज, द वाटर बेबीज, द मिड समर नाइट्स ड्रीम, ऑल ड्रीम्स। ये सारी की सारी बहुत फेमस किताबें हैं, बहुत ज़्यादा। ये सब सपने में से आई हैं, लोगों ने सपना देखा है फिर लिखा है। शेक्सपियर की ढेर सारी कहानियाँ जो हैं वो भी सपने से आई हैं। बोलते हैं पिछले साल मैं कलकत्ता के मीटिंग में गया था एक, वहाँ पर मैंने अपनी एक सपने को नोट किया था। बोलते हैं सपने में मैंने 4 तकिए और कुशन्स उठाया और बाथटब में गया। बाथरूम में एक बड़ा सा टब होता है, इसमें हम लेट करके नहा सकते हैं, उसमें रखा और फिर उसमें अपनी पेन ली और राइटिंग पैड लिया, बाथरूम में चला गया। ये बहुत अच्छी जगह है लिखने के लिए। और तभी अचानक से सपने में कोई घुस आता है बाथरूम में और मेरी फ़ोटो ले लेता है अपने मोबाइल से, और सपने में देखता है अगले दिन अखबार में आया है ये तो रस्किन बॉन्ड भैया अपनी सारी किताब बाथरूम में लिखते हैं, बाथटब में बैठ के लिखते हैं। इतना सपना उन्होंने देखा था। बोलते हैं तो सपने में मैंने कपड़ा पहना था, नहीं तो लोग अखबार में क्या लिखते, रस्किन बॉन्ड अपनी सारी किताबें बिना कपड़े के लिखते हैं, नंगे होकर लिखते हैं। सिगमंड फ्रॉइड का नाम सुना है आपने? सिगमंड फ्रॉइड कौन थे? फिलोसोफर थे ये। गलत जवाब। सिगमंड फ्रॉइड कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड साइकेट्री के फादर थे। मेडिकल में जब पागलों का इलाज होता है उस सब्जेक्ट की शुरुआत की थी सिगमंड फ्रॉइड ने। उनकी सबसे फेमस किताब का नाम है इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम। सपनों का सपनों को समझने का किताब लिखा था उन्होंने। बहुत मोटी किताब है, बोलते बहुत मोटी किताब है, लेकिन इससे मैं अपना सपना नहीं समझ पाया। ऑथर कह रहा है मैं एक बूढ़ी औरत को जानता हूँ जो अपने सपनों को समझने की कोशिश करती थी, और जब मैंने उससे बताया कि भैया मैं बाथरूम में किताब लिख रहा था, तो बोलती है तुम बहुत इनसिक्योर हो अंदर से। इनसिक्योर मतलब डरते हो, पता नहीं मेरी किताब बिके ना बिके, छपे ना छपे। 150 किताबें छप चुकी हैं इनकी, पूरी दुनिया में हर राइटर इनको जानता है। बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस उनसे आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, और इनको इनसिक्योरिटी होती है, डर रहता है। ऑथर कह रहे हैं इनसिक्योरिटी तो सबको होती है, यहाँ तक कि जो हमारे डॉक्टर फ्रॉइड थे जिन्होंने किताब लिखी थी, वो खुद बेचारे इनसिक्योर थे, क्योंकि नाजीज़ ने उनको टॉर्चर किया था, डिक्टेटर्स ने परेशान किया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको अगर तैयारी करनी है लिखने के लिए। कौन कौन सी चीज़? सबसे पहले श्रीश, रीडिंग, लिखिए पढ़िए। दूसरी, फाइंड फेमिलियर सेटिंग, आसपास की सेटिंग को, आप फेमिलियर सेटिंग के बारे में लिखिए। फैंटेसी होगी तो भी आपके आसपास से निकलेगी। तीसरा, आपका राइटिंग रूटीन होना चाहिए, रोज़ 1 पेज लिखिए। एक नोटबुक रखिए, अच्छा आइडिया, अच्छा सेंटेंस, वहाँ पर बैठे हैं, कोई मरीज़ ने कोई बदतमीज़ी की, खट से लिख लीजिए। हो सकता है आपके मन में एक सवाल आया हो जिसको हम लोग वीडियो में बना सकें, तुरंत वहाँ लिख लीजिए। एक कॉपी अपने पास रखिए, वहीं आप वहाँ बैठे हैं, कॉपी रख लीजिए, वहीं रख लीजिए। आप देख रहे हैं अचानक से कुछ सवाल आ गया, कुछ लिखने का मन कर गया, तुरंत लिखिए। 1 लाइन लिखिए आप लोग, 1 पेज मत लिखिए, 1 लाइन लिखिए, लेकिन लिखिए। अपने सपनों को भी लिखिए, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया की महान किताबें सपनों से आई हैं। कल हम पढ़ेंगे द राइटिंग, एक्चुअली लिखा कैसे जाता है, शब्दों का इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है।